वेलकम दोस्तों, एक के ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। और डिस्क्रिप्शन पर आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम भी ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी क्लास होती है उसके क्वेश्चन मैं क्लास के बाद में पुटअप करता हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर अपना टॉपिक बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। आज की क्लास हम एल्जाइमर डिजीज के बारे में बात करेंगे। अपनी पिछली क्लास थी साइकेट्रिक में, वो डिमेंशिया वाली थी। वहाँ पर हमने देखा था कि इसमें क्या होता है, डाउन हो रही थी कॉग्निटिव एक्टिविटी, जैसे मेमोरी हो गया, इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव एक्टिविटी डाउन हो रही थी। उस कंडीशन को डिमेंशिया बोलते थे। और वो इसी का एल्जाइमर डिजीज उसी का एक टाइप है, एल्जाइमर डिजीज। इसमें भी क्या होता है, कॉग्निटिव एक्टिविटी जैसे रिमेम्बरिंग, इंटेलिजेंसी, ये सभी डाउन हो जाती है, पर्सन को कुछ याद नहीं रहता, और उस कंडीशन को बोलते हैं एल्जाइमर डिजीज। इसमें क्या क्या कोज है, किस कारण ये, मतलब इटियोलॉजी किस कारण होता है ये, और क्या क्या साइंस सिम्टम अपियर होते हैं, और क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट है, वो सभी इस क्लास में रीडिंग आउट करेंगे। तो अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक जरूर करें। एल्जाइमर डिजीज, पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। एल्जाइमर डिजीज को मोस्टली हम कौन सा सेनाइल डिमेंशिया भी बोलते हैं। इट आल्सो नोन सेनाइल डिमेंशिया। सेनाइल क्या होता है, एज रिलेटेड होता है। सेनाइल का हिंदी में वर्ड देखे तो हम बूढ़ा, इस टाइप से ओल्ड एज के जो होता है ऐसे रिलेटेड है, उसको बोलते हैं डिमेंशिया। ये सेनाइल डिमेंशिया के नाम से भी जाना जाता है एल्जाइमर डिजीज को। इसमें क्या होता है, प्रोग्रेसिव इंपेयरमेंट होते हैं कॉग्निटिव एक्टिविटी में। मतलब धीरे धीरे एज से, जब पर्सन ज्यादा एज का होगा तो धीरे धीरे मतलब ये कॉग्निटिव एक्टिविटी इंपेयरमेंट बढ़ता जाएगा, प्रोग्रेसिव होता है ये। इट इज प्रोग्रेसिव impairment of cognitive activities like remembering, उस पर्सन को कुछ भी याद नहीं रहेगा। लर्निंग, जो भी रिसेंट हो सकते हैं, कुछ भी एक्टिविटी होती है वो डाउन हो जाती है, लर्निंग कैपेसिटी डाउन हो जाती है। एंड और जो डेली फंक्शन करता है वो भी नहीं कर पाएगा, डेली लिविंग फंक्शन आर अफेक्टेड। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एल्जाइमर डिजीज। तो इसका सिंपल सा मीनिंग देख लेते हैं। मैं सिंपल बता रहा हूं आपको कि इसमें कॉग्निटिव एक्टिविटी होती है वो पर्सन की डाउन हो जाती है। और इसमें क्या होता है, सेनाइल डिमेंशिया, मतलब एज रिलेटेड। ये किससे रिलेटेड होता है, एज रिलेटेड। तो हमने इसका डेफिनेशन बोल सकते हो, इंट्रो बोल सकते हो, वो पार्ट देख लिया हमने, आपको मैंने अच्छे से समझा भी दिया। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आई तो आप एक बार क्लास को बैक करके एक बार और अच्छे से देख लो, इजीली समझ में आ जाएगा। अब अगला पॉइंट डालो, इसके क्या क्या कोज है, कि किस कारण ये कंडीशन हो रही है। तो इसका एग्जिट कोज है वो तो अननोन है, कोई कोज पता नहीं है इसका, कोज या इटियोलॉजी आर अननोन। इटियोलॉजी क्या है इसकी, अननोन, किसी को पता नहीं है। अब तक कोई इटियोलॉजी पता नहीं लगी है जिसके कारण पता लगा सके कि हम एल्जाइमर डिजीज हुई है। लेकिन सम रिस्क फैक्टर है जो ये कंडीशन कोज कर सकते हैं। तो रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, इस कंडीशन को एग्जिट कोज नहीं होता वो, कि इस रिस्क फैक्टर के कारण एल्जाइमर डिजीज होगी, लेकिन ग्रुप ऑफ द सिम्टम होते हैं, ये सारे मिलकर एल्जाइमर डिजीज कोज कर सकते हैं। तो उन रिस्क फैक्टरों को देख लेते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर, फर्स्ट है जेनेटिक कोज, जेनेटिक कोज या अबनॉर्मलिटी। मोस्टली कौन सी, डाउन सिंड्रोम, जेनेटिक कोज। सेकंड फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में किसी पर्सन को हुआ है तो ये कंडीशन वापस उसी फैमिली मेंबर या रिलेटिव को होने के चांसेस होते हैं। इंक्रीजिंग एज बढ़ती है उसके कारण स्मोकिंग हो सकता है, हाइपरटेंशन,
हाइपरटेंशन के कारण भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। इंक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये कुछ कॉज थे और हम अगला देखेंगे, तो आप इसको नोट डाउन कर लो पहले कि हमने देख लिया जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21 क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाती है। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में किसी पर्सन को हुआ है। इंक्रीजिंग एज, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, इंक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। अगला वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन कंडीशन हो, क्योंकि हम एग्जिट कोर्स तो इसका पता नहीं है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर है जो ये कंडीशन डेवलप कर सकते हैं। ये ग्रुप ऑफ सिंड्रोम बोल सकते हो। ये सारे मतलब आपको मैं एक एग्जांपल लेके बताऊंगा अभी, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या होते हैं। वायरल इन्फेक्शन, इम्पेयर्ड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी इम्पेयर्ड हो जाए, उस कंडीशन के कारण भी ये कंडीशन हो सकती है। और कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो हमने सम रिस्क फैक्टर देखे। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, जैसे हम कोई पर्सन है वो स्मोकिंग कर रहा है, स्मोकिंग किया तो वो स्मोकिंग के कारण जो निकोटीन होगा वो अपनी ब्लड वेसल्स में जाएगा और ब्लड वेसल्स में जाके कोरोनरी आर्टरी डिजीज ब्लॉक करेगा कोरोनरी आर्टरी को। कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होगी तो ब्रेन में हाइपरटेंशन यानी ब्रेन हार्ट के फंक्शन अफेक्ट हो जाएंगे। हार्ट के फंक्शन अफेक्ट हो जाएंगे तो ब्रेन में वो नहीं पहुंच पाएगी जो नॉर्मल लेवल ऑक्सीजन का पहुंचता है, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाएगा। तो इस कंडीशन के कारण अल्जाइमर डिजीज या ब्रेन की नर्व सेल अफेक्ट हो जाएगी और वो कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो हमने इसके कोजेस देख लिए, अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे हम। पैथोफिजियोलॉजी में किस प्रकार ये कोज करती है तो वो हम पढ़ेंगे। अब अगला पॉइंट डालो, पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी से पहले मैं एक नोट बताता हूं आपको, नोट डाल लो। ये अल्जाइमर डिजीज किसके कारण होती है, एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का एक्सेसिव फॉर्मेशन हो जाता है नर्व्स पर, नर्व सेल्स पर, उसके कारण ये कंडीशन डेवलप होती है। कौन सा प्रोटीन, तो दो टाइप के प्रोटीन होते हैं एबनॉर्मल, न्यूरेटिक प्लेक एंड न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल। ये दोनों प्रोटीन है, उनका अबनॉर्मल फॉर्मेशन होने के कारण ये अल्जाइमर डिजीज कॉज होती है। तो ये नोट था, वो आप डाल लो, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा पैथोफिजियोलॉजी। अब अगला पॉइंट डालो, पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में कोई सा भी कॉज हो सकता है ड्यू टू एनी, मैं ब्लैक पेन यूज कर लेता हूं, ड्यू टू एनी रिस्क फैक्टर। कोई सा भी रिस्क फैक्टर हो सकता है, किसी भी रिस्क फैक्टर के कारण। तो कोई सा भी इटियोलॉजिकल कॉज हो सकता है, उसके कारण क्या होगा, एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल प्रोटीन। एक्सेसिव फॉर्मेशन होगा किसका, एबनॉर्मल प्रोटीन का। एबनॉर्मल प्रोटीन कोई सा भी हो सकता है, जैसे न्यूरोटिक प्लेक, दो बताई थी मैंने एबनॉर्मल प्रोटीन, न्यूरोटिक प्लेक एंड न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल। ये दो प्रोटीन याद कर लेना, नोट में बताया था मैंने, न्यूरोटिक प्लेक एंड न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल। तो न्यूरोटिक प्लेक कहां पर, इन नर्व टर्मिनल्स, नर्व का टर्मिनल्स होते हैं, लास्ट वाला पार्ट होता है नर्व्स का, उसमें नर्व टर्मिनल्स होते हैं इस टाइप से। तो ये नर्व टर्मिनल्स पर कौन सा, न्यूरोटिक प्लेक एंड न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल, कहां पर, सेल्स में, एबनॉर्मल प्रोटीन का फॉर्मेशन होने के कारण। अगर एबनॉर्मल न्यूरॉन पर एबनॉर्मल प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके कारण क्या होगा,
दीज एबनॉर्मल प्रोटीन डैमेज टू द न्यूरॉन, न्यूरॉन को डैमेज कर देंगे और ब्लॉक टू द ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल। न्यूरॉन क्या करती है, जो सिग्नल्स होते हैं, नर्व सिग्नल्स, उनका ट्रांसमिशन करती है, तो वो ट्रांसमिशन ब्लॉक हो जाएगा और वो ब्लॉक होने के कारण जो नर्व ब्रेन के फंक्शन होते हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ब्रेन नर्व ट्रांसमिशन ब्लॉक। अगला पॉइंट, नर्व ट्रांसमिशन ब्लॉक, नर्व का ट्रांसमिशन ब्लॉक हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, ब्रेन का नॉर्मल फंक्शन स्टॉप। ब्रेन के नॉर्मल फंक्शन स्टॉप हो जाएंगे और जो वो फंक्शन कर पा रहा है वो नहीं कर पाएगा, और उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, एल्जाइमर डिजीज। तो ये पैथोफिजियोलॉजी थी, मैंने आपको अच्छे से बता दिया। इसमें क्या होता है कि कोई भी इटियोलॉजिकल कॉज हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैंने इतने सारे रिस्क फैक्टर बताए थे। तो उसके कारण क्या होगा, एबनॉर्मल प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। कौन कौन सा, न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल जो सेल्स में होता है, एंड न्यूरेटिक जो कहाँ पर होते हैं, नर्व टर्मिनल्स पर। इसके कारण क्या होगा, ब्रेन में जो नर्व होते हैं उनका ट्रांसमिशन ब्लॉक हो जाएगा, जो नर्व के ट्रांसमिशन हो रहा था वो नहीं हो पाएगा, तो ब्रेन के फंक्शन इंटरप्ट या स्टॉप हो जाएंगे, और ब्रेन का फंक्शन स्टॉप हो जाएगा तो एल्जाइमर डिजीज वाली कंडीशन डेवलप हो जाएगी। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी थी। अब अगला पॉइंट डालो, साइन सिम्टम। क्या क्या साइन सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे। साइन सिम्टम 3 स्टेज में होते हैं, 3 स्टेज। कौन कौन सी, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। तो फर्स्ट हम देखेंगे, फर्स्ट स्टेज माइल्ड। इसका ड्यूरेशन होता है 1 to 3 years। इस कंडीशन में हमें क्या क्या, जो अल्जाइमर डिजीज वाला पेशेंट हो उसमें क्या क्या साइन सिम्टम हमें देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेगा, फर्स्ट माइल्ड मेमोरी लॉस होगा। सेकंड, न्यू लर्निंग डिफेक्टिव, कुछ भी नया सीखने में उसको प्रॉब्लम होगी, न्यू लर्निंग डिफेक्टिव, कुछ भी हो नया नहीं सीख पाएगा। और रिकॉल लर्निंग होती है, रिकॉल एबिलिटी, वो भी इंपेयर्ड हो जाएगी, रिकॉल एबिलिटी इंपेयर्ड। मोस्टली कौन सी, रिकॉल एक्टिविटी नेम एरर। अगर कोई पर्सन उसको राकेश नाम बता रहा है तो दूसरे दिन उसको पूछेगा मेरा नाम क्या है, तो अल्जाइमर डिजीज वाला पेशेंट बोलेगा आपका नाम रमेश है, राकेश का रमेश कर देगा। इस टाइप से नेम्स में एरर देखने को मिलेगी। ये फर्स्ट स्टेज माइल्ड में होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, मोटार फंक्शन, जो भी मस्कुलर एक्टिविटी है वो नॉर्मल होगी, मस्कुलर एक्टिविटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हमने इसकी साइन सिम्टम वाली फर्स्ट स्टेज देख ली। मैंने आपको फर्स्ट इसकी 3 स्टेज बताई थी, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो फर्स्ट स्टेज में ड्यूरेशन 1 to 3 years। इसमें पर्सन क्या होता है, माइल्ड मेमोरी लॉस होती है, और सेकंड न्यू लर्निंग डिफेक्टिव, कुछ भी नया नहीं सीख पाएगा, एंड रिकॉल एबिलिटी इम्पेयर्ड, रिकॉल एबिलिटी आर इम्पेयर्ड, रिकॉल एबिलिटी भी इम्पेयर्ड हो जाएगी। कौन सी कंडीशन में, फर्स्ट स्टेज में। और ये रिकॉल एबिलिटी इम्पेयर्ड होगी है वो माइल्ड कंडीशन में ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, और मोटार फंक्शन होंगे वो नॉर्मल होंगे। अब सेकेंड स्टेज डालो, कौन सी, मॉडरेट। ये कितने ईयर तक होती है, 3 to 10 years।
तक होती है। इसमें क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेगा, इसमें मेमोरी लॉस होगी, वो कौन सी, मॉडरेट मेमोरी लॉस। मॉडरेट मेमोरी लॉस, पर्सन में मॉडरेट मेमोरी लॉस होगी, और रिकॉल एबिलिटी होगी वो सीरियसली इम्पेयर्ड हो जाएगी। जो फर्स्ट वाली थी माइल्ड, उसमें तो रिकॉल एबिलिटी क्या हो रही थी, माइल्ड इम्पेयर्ड हो रही थी, लेकिन इसमें सीरियसली इम्पेयर्ड, रिकॉल एबिलिटी सीरियसली इम्पेयर्ड हो जाएगी। पर्सन क्या होगा, डिसओरिएंटेड, यानी उसको कुछ नाम पता नहीं होगा, कौन सा पहले से पहले नहीं देखने पता नहीं कर पाएगा, तो डिसओरिएंटेशन, ये वाली कंडीशन भी देखने को मिलेगी। डिसओरिएंटेशन पर्सन होता है, उसमें डिसओरिएंटेशन वाली कंडीशन भी देखने को मिलती है। पर्सन प्रॉपर बोल नहीं पाएगा, एफेजिया, एफेजिया, और स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा पर्सन का, स्लीपिंग पैटर्न चेंज, स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा पर्सन का। और पर्सन में क्या देखने को मिलेगा, हेल्यूसिनेशन भी देखने को मिलेगा। हेल्यूसिनेशन, हेल्यूसिनेशन मैंने बता दिया कि फॉल्स सेंसरी परसेप्शन करेगा विदाउट एनी स्टिमुलाई, मतलब मेरे गले में ये पेन है, लेकिन ये पेन है, और जो पर्सन है वो हेल्यूसिनेशन वाला पर्सन है, उसको ये मतलब पेन नहीं है मेरे हाथ में, मान लो इल्यूजन वाला पर्सन तो क्या करेगा, इस पेन को चाकू समझेगा, वो तो इल्यूजन है, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, हेल्यूसिनेशन वाला पर्सन बोलेगा इसको, इसके हाथ में चाकू है और ये मेरे को मार देगा, वो कंडीशन हेल्यूसिनेशन देखने को मिलेगा स्टेज सेकंड में। अब लास्ट स्टेज, सीवियर स्टेज, थर्ड स्टेज सीवियर, ये कितने ईयर्स तक होती है, ये 8 to 12 ईयर्स तक ये कंडीशन देखने को मिल रही है। और इसमें क्या होगा, सीरियसली इम्पेयर्ड कॉग्निटिव फंक्शन, जो भी लर्निंग रिमेम्बरिंग, ये कॉग्निटिव फंक्शन सीरियसली इम्पेयर्ड हो जाएंगे। पर्सन में लिम्ब रिगिडिटी देखने को मिलेगी, लिम्ब रिगिडिटी, उसके मस्कुलर मूवमेंट, वो कंडीशन, हाथ पैर वो घुमा नहीं पाएगा, मूवमेंट नहीं करा पाएगा, लिम्ब रिगिडिटी वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। पर्सन कब टॉयलेट कर देगा, कब यूरिन पास आउट कर देगा, मतलब और कब फीटल या स्टूल पास आउट कर देगा, उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो यूरिनरी एंड फीकल इनकॉन्टिनेंस, ये वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। यूरिनरी एंड फीकल इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी एंड फीकल इनकॉन्टिनेंस वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। पर्सन क्या होगा, डिस्फेजिया वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। डिस्फेजिया मीन्स डिफिकल्टी इन सोलोइंग, डिस्फेजिया वाली कंडीशन पर्सन में देखने को मिलेगी। ये सीवियर वाली तो हमने साइन सिम्टम थे वो 3 टाइप से बता दी, 3 टाइप से डिवाइडेड किया गया, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तीनों स्टेज के साइन सिम्टम मैंने अच्छे से आपको बता दिए, आप अच्छे से नोट डाउन कर लिया। अब इसके डायग्नोसिस देखेंगे। अगला पॉइंट डालो, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में तो फर्स्ट पॉइंट तो लिख दिया करो, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे, और ईईजी करवा सकते हैं। ईईजी मीन्स इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, पर्सन का ईईजी करवा सकते हैं। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन।
और पर्सन लास्ट में CT स्कैन या MRI भी करवा सकते हैं, CT स्कैन एंड MRI। तो हमने इसकी डायग्नोसिस देख ली। अब इसका मैनेजमेंट देखेंगे कि क्या क्या मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में इसका कोई क्योर नहीं है, लेकिन मतलब कोई ड्रग्स नहीं है जिसके अल्जाइमर डिजीज बिल्कुल ट्रीट कर सके, लेकिन कुछ साइन इसके सिम्टम जो अपीयर होते हैं उनको डिले कर सकते हैं। तो वो ड्रग्स देखेंगे कि कौन सी ड्रग्स यूज करेंगे। तो मैनेजमेंट अगला पॉइंट। मैनेजमेंट किसका कोई क्योर नहीं है, लेकिन कुछ ड्रग्स है जो इसके साइन सिम्टम को डाउन कर सकती है। फर्स्ट, कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर। कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर ये क्या करते हैं, एसिटाइल कोलिन होता है तो उसके ब्रेकडाउन को रिड्यूस करती है। तो फर्स्ट ड्रग देंगे कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर। और इस ड्रग्स में मोस्टली कौन सी ड्रग्स यूज की जाती है, गैलेटामाइन। गैलेटामाइन ड्रग्स मोस्टली कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर में यूज की जाती है। सेकंड, मेमोरी एनहेंसिंग ड्रग्स। जो मेमोरी एनहेंसिंग ड्रग्स होती है वो भी यूज कर सकते हो। इसके द्वारा भी हम अल्जाइमर डिजीज वाले जो साइन सिम्टम है उनको कम कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं उनके प्रभाव को। थर्ड, एंटी साइकेट्रिक ड्रग्स। एंटी साइकेट्रिक्स ड्रग्स भी यूज कर सकते हैं, इसके द्वारा भी हम साइन सिम्टम है उनको डाउन कर सकते हैं। और फोर्थ, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स भी। ड्रग्स तो हमने इसका मेडिकल मैनेजमेंट देख लिया। अब इसके नर्सिंग मैनेजमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो देखेंगे। तो अगला पॉइंट डालो, नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में फर्स्ट पॉइंट, पर्सन को क्या करेंगे, क्वाइट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड ए क्वाइट या शांत इन्वायरमेंट, बिल्कुल काल्म इन्वायरमेंट। क्योंकि पर्सन को ये डिजीज कंडीशन होती है अल्जाइमर, उसमें पर्सन इरिटेबल भी हो सकता है, तो इसलिए उसको क्वाइट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। सेकेंड, एनकरेज पेशेंट टू फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज के लिए एनकरेज करेंगे। और पेशेंट को या पर्सन होता है वो जो अल्जाइमर डिजीज से इफेक्ट है उसमें उसको पजल गेम जैसे जो भी माइंड की एबिलिटी है उसको बढ़ाई, उस टाइप के गेम खेलने के लिए एनकरेज करेंगे। एनकरेज टू माइंड ग्रोइंग गेम। लाइक कौन कौन से गेम, पजल, क्वेश्चन सॉल्विंग, इस टाइप के गेम खेलने के लिए उसको पर्सन होता है उसको एनकरेज करेंगे। पेशेंट को हेल्दी डाइट देंगे, हेल्दी डाइट प्रोवाइड, ताकि पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी टाइम में रिकवर हो सके। और उसको टाइम टू टाइम मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अल्जाइमर डिजीज होता है उसमें पर्सन को मेमोरी लॉस होने की प्रॉब्लम होती है, तो उस कारण वो टाइम से टाइम डोज नहीं ले पाता। तो गिव मेडिकेशन टाइम टू टाइम। तो इसका जो इम्पोर्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट है वो कंप्लीट हो गया। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम मस्टली ज्वाइन करो। धन्यवाद।